नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो हम आपको पाचन तंत्र करा रहे थे, जिसमें कि हमने आपको जीभ और दांत से आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम चर्चा करते हैं अमाशय पर, अमाशय और अग्नाशय पर। तो चलिए, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से हमारी लास्ट वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम आपको अमाशय पहले बोर्ड पर उसका एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, फिर आपको और वैसे बोल के बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाशय, तो देखिए अमाशय से क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसे थोड़ा बोर्ड पे डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, अमाशय यानी कि पेट। तो इसके जो अमाशय होता है, इसके ऊपर एक बाल लगा होता है इस तरीके का, और एक बाल इसके नीचे लगा होता है। तो ऊपर वाले बाल को हम कार्डियक कहते हैं, कार्डियक, कार्डियक के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले बाल को हम पाइलोरिक, पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा अमाशय होता है, जो अमाशय की ये जैसे ये हमारी एक किनारी होती है एक तरह से, तो उसके किनारे पर एक संरचना होती है इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं फंडिक, फंडिक। और इसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, काफी सेल्स पाए जाते हैं, तो हम आपको बता देंगे। और उसके थोड़े से अंदर एक कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें हम जठर ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तो देखिए, वो जठर ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अमाशय में 4 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन जठर ग्रंथियों से कुछ निकलता है। तो वो क्या निकलता है? एक होता है जठर रस निकलता है, दूसरा होता है HCl। ये दो पदार्थ उन ग्रंथियों से निकलते हैं, और जिनका कार्य भी निश्चित होता है, जो मैं आपको बता दूंगा। पाई जाते हैं जिनसे जठर रस प्लस HCl निकलता है, प्लस HCl निकलता है। तो मैं आपको HCl से जो हमारे कार्य करता है, जो हमारे अमाशय में कार्य करता है, मैं उसका कार्य आपको समझा दूंगा। जैसे कि पहले बताता हूं अमाशय के बारे में। तो अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है, और इसमें भोजन का संग्रह भी होता है। तो अमाशय में भोजन का पूरी तरह पाचन नहीं होता, आधा पाचन इसका अमाशय में होता है और आधा उसके बाद होता है। और इसमें जो भोजन होता है वो 4 घंटे ठहर रहता है, फिर उसके बाद वो आगे चला जाता है। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है, आंशिक पाचन व संग्रहण होता है। संग्रहण का मतलब होता है ठहराव या इकट्ठा होना। और अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रुकता है, 4 घंटे रुकता है। अब बताते हैं थोड़ा आपको HCl के बारे में। देखिए, HCl क्या होता है? जो कि जठर ग्रंथियों से निकलता है, और इसका कार्य क्या होता है? यह हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है, और दूसरा हमारे भोजन में जो एक हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो ये HCl के 2 कार्य होते हैं।
यह भोजन को सड़ने से बचाता है, अब देखते हैं दूसरा कार्य क्या होता है इसका। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। तो ये हमने HCl के आपको कार्य बता दिया। अब हम बात करते हैं फंडिक की। देखो मैंने आपको बताया था ये फंडिक एक संरचना होती है जिसमें काफी सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो इसमें एक सेल्स पाया जाता है जिसका नाम है अर्जेंटा फिन। तो उस सेल में क्या होता है, कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं और उन हार्मोन के जो कार्य होते हैं वो भी आपको समझा देता हूं। तो फंडिक के अर्जेंटा फिन सेल में फंडिक के अर्जेंटाफिन सेल में कुछ हार्मोन निकलते हैं, तो मैं उन हार्मोन के नाम और उन हार्मोन के कार्य जो होते हैं मैं वो आपको साथ साथ लिखाते चलता हूं। चलिए देखते हैं। पहला होता है हिस्टोमिन, जिसका कार्य होता है जो कि खुजली होने पर निकलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मेरे कान पे खुजली हो रही है तो मुझे किसी ने कहा नहीं कि भाई मेरे कान पे खुजली हो रही है, तो हमें जो हार्मोन होते हैं वो खुजली होने पर उत्पन्न होते हैं और वो हार्मोन हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से कनेक्ट या जुड़े हुए होते हैं। तो वही हमें संकेत देते हैं कि हमारे यहाँ पे खुजली हो रही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कौन सा हार्मोन था वो? हिस्टोमिन। यह हार्मोन खुजली होने पर निकलता है। तो मैंने आपको हिस्टोमिन हार्मोन समझा दिया। अब इसके बाद आता है सेरोटोनिन। तो वो क्या होता है? आमाशय में क्रमांकुचन गति करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आहार नाल के बारे में, जो ग्रास नाल के बारे में बताता है, उसमें भी क्रमांकुचन गति होती है। तो मैंने आपको कल भी ये बता दिया था। क्रमांकुचन गति होती है, एक तरह भोजन जो जाता है वो हल्का सा घूमता हुआ जाता है। तो मैं आपको लिखा देता हूं। उसके बाद उसके लिए पहले हमें इसे मिटाना पड़ेगा। तो देखिए हमने कौन सा बताया था? सेरोटोनिन। यह आमाशय में क्रमांकुचन गति पैदा करता है। गति पैदा करता है। अब थोड़ा बताते हैं आपको। एक होता है सोमैटोस्टेटिन। तो जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, अगर वो अधिक मात्रा में निकलता है तो उस पर रोक लगाने के लिए होता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन। तो ये हमने बताया था, यह जठर रस
अधिक मात्रा में निकलने पर, अधिक मात्रा में निकलने पर उस पर रोक लगाता है, रोक लगाता है। अब जैसा कि आपको सोमैटोस्टेटिन समझ में आ गया, एक और होता है हमारा लास्ट का, वो होता है गैस्ट्रिन। तो वो क्या होता है, जो भूख का एहसास कराता है हमें। अब कैसे एहसास कराता है, ऐसा आपने देखा होगा जब हमारे पेट में जो भोजन का जो भी पदार्थ होता है वो खत्म हो जाता है, तो हमें क्या ऐसे बजा के देखते हैं क्या कि हमारे भाई पेट खाली हो गया है, बज नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हार्मोन होते हैं और एंजाइम होते हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र से कनेक्ट होते हैं, तो वही हमें बताता है कि भाई हमारा पेट में चूहा कूदने लग गया और इसमें भोजन की आवश्यकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे गैस्ट्रिन हार्मोन हमको ये बता देता है, क्योंकि और कोई ऐसा भी नहीं हम चेक करके देख सकते हैं भाई हमारे पेट में कुछ है कि नहीं है, बस वो हार्मोन ही हमें बताते हैं, कुछ संकेत देंगे। गैस्ट्रिन हार्मोन, तो देखिए यह हार्मोन हमें भूख का एहसास कराते हैं, एहसास कराते हैं। तो दोस्तों जो पेट में जो भी हमारे हार्मोन निकलते हैं तो वो मैंने आपको सारे करा दिए। फंडिक के अर्जेंटा फिल्सेल से जो भी हमारे हार्मोन निकलते हैं उन्हें मैंने आपको नाम भी बता दिए और उनके जो कार्य होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए। अब थोड़ा चर्चा करते हैं हम अग्नाशय पर। तो देखिए अग्नाशय, तो अग्नाशय क्या होता है, यह शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि होती है तो वो होती है यकृत, और पूछा जाए मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो वो होती है हमारी अग्नाशय। देखो इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है गुलाबी और यह पत्ती के आकार की होती है, और इसका जो वजन होता है वो 50 से 58 ग्राम का होता है। तो मैं आपको ये लिखा देता हूं। तो अग्नाशय, तो इससे पहला पॉइंट ये बनता है, यह शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो यह पहला पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताता हूं इसका रंग कैसा होता है, इसका वजन कितना होता है, इसका आकार क्या होता है, और इसमें से अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें कितना प्रतिशत जल होता है और कितने प्रतिशत अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो मैं ये भी आपको लिखा देता हूं साथ में। तो देखिए इसका रंग होता है गुलाबी। अब थोड़ा बता देते हैं इसका वजन। तो इसका वजन होता है 50 से 58 ग्राम का। अब थोड़ा चर्चा करते हैं इसके आकार पर। तो इसका आकार होता है पत्ती जैसा। इसका आकार पत्ती जैसा होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से निकलता है अग्नाशयी रस निकलता है, जो कि हमारे दिन भर में 1.5 लीटर निकलता है। उसमें कौन कौन से हमारे एंजाइम और लवण पाए जाते हैं और कौन सा हमारा कितना प्रतिशत भाग उसमें जल पाया जाता है। तो देखिए वो बता देता हूं। इससे अग्नाशयी रस निकलता है।
अब कितना निकलता है वो 1.5 लीटर निकलता है, 1.5 लीटर प्रतिदिन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए उस रस में 95% जल होता है और प्लस 5% लवण व एंजाइम पाए जाते हैं। 5% लवण प्लस एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको एक विस्तार से बता दिया है। अब चर्चा करते हैं, ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है इसे दो भागों में बांटा है। किस तरह बांटा गया? एक होता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि इनके नाम से ही पता पड़ता है। अगर वो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वो अंदर साइड की ओर है और बहिःस्रावी ग्रंथि जो बाहर साइड की होती है। और श्राव मतलब होता है बहना, लेकिन क्या बहना? जो हार्मोन का श्राव करती है, हार्मोन को निकालती है। मिश्रित ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। मिश्रित ग्रंथि यानी अग्नाशय ग्रंथि को। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। दूसरा होता है हमारा बहिःस्रावी ग्रंथि। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर होता है। अब ये मत कहिए कि इसके दो प्रकार हैं, ये प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। बस दरअसल ये इससे जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसी को दो भागों में बांटा गया है। यानी एक तरह से ऐसे कह सकते हो, एक ये भाग होता है या दो भाग, दूसरा ये वाला भाग होता है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है बस, कि इस ऊपर वाली जो अग्नाशय मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें हमारे हार्मोन निकलते हैं, इसमें हार्मोन निकलते हैं, लेकिन इसमें हार्मोन नहीं निकलते हैं। नहीं निकलते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट इससे और बनता है, तो वो क्या बनता है देखो। अब हमारा ये भी जानना जरूरी है, जब ये दो ग्रंथि होती हैं यानी कि ये हमारे दो भागों में से बांट दिया, तो पहला भाग होता है वो कितने एरिया कवर करता है और दूसरा भाग होता है वो कितने एरिया कवर करता है। तो देखिए जो पहला भाग होता है इसका वो 99% भाग बनाता है। यह अग्नाशय का 99% भाग बनाता है। और दूसरा होता है, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे, जब ये 99% बनाता है तो बचा हमारा 1% जो कि जो हमारे बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो बनाती है। यह अग्नाशय का 1% भाग बनाती है, 1% भाग बनाती है। तो ये हमने आपको मिश्रित ग्रंथि के बारे में और जान लिया। अब थोड़ा बता देते हैं आपको, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है मैंने आपको बताया था वो पत्ती के आकार की होती है। पत्ती यानी देखो इस तरीके से होती है, मैं थोड़ा उसका आकार बनाता हूं, कुछ इस तरह होती है एक पत्ती जैसे। उसमें इधर अल्फा सेल होता है, इधर बीटा सेल होता है, इधर गामा सेल होता है। इस तरह उसमें 3 सेल पाई जाती है और इन 3 सेलों के कुछ ना कुछ कार्य निश्चित होते हैं। जैसे कि जो अल्फा सेल होती है वो हमारे ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव करती है, जिससे कि हमारे ग्लूकोज की जो मात्रा होती है शरीर में वो बढ़ जाती है। और जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। तो मैं आपको लिखा देता हूं, अग्नाशय में अल्फा सेल, बीटा सेल
और एक होती है हमारी गामा सेल। गामा सेल पाई जाती है। तो ये 3 सेल अग्नाशय में पाई जाती है, जो कि मैंने आपको एक पत्ती जैसा आकार बना दिया और इसका सेल को मैंने आपको दर्शा के बता दिया है। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, जो अल्फा सेल होते हैं उसका कार्य क्या होता है। अल्फा सेल इसमें ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है निकलता है जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। बढ़ाता है। तो ये हमने आपको अल्फा सेल के बारे में बता दिया। अब थोड़ा आपको इसको मिटा के हम आपको बीटा सेल के बारे में बता देते हैं। अब देखिए, तो हमने जैसे आपको बताया था, जो बीटा सेल होती है उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो कि हमारे रक्त होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको कम करता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। बीटा सेल इसमें इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि रक्त ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। मात्रा को कम करता है। तो इतना आपको ये लिख भी लिया हुआ, देख भी लिया हुआ, समझ भी लिया हुआ। अब मैं आपको बता देता हूं, जो इंसुलिन हार्मोन होता है और ग्लूकोज में यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है, उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार होता है कि अगर हमारे शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो इंसुलिन हार्मोन कम होगा। इस तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहता है। और हमें अगर स्वस्थ और सुरक्षित रहना है तो इसमें दोनों का जो एक मात्रा हो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो देखिए वो किस प्रकार होती है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एक कार्बोहाइड्रेट बताया था तब मैंने आपको बताया था जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो वो 90 से 150 mg प्रति बिलोरूबिन होती है। जैसा कि मैंने आपको ये कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तब आपको बता दिया। अगर इससे अधिक ग्लूकोज की मात्रा रक्त में हो जाती है तो हमें एक डायबिटीज या मधुमेह नाम का एक रोग होता है, जिसे हम धीमी मौत के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं और उसे लिखा देता हूं। इंसुलिन और इधर होता हमारा रक्त में ग्लूकोज। तो देखिए इनका कॉम्बिनेशन इस प्रकार होता है कि अगर हमारा इंसुलिन हार्मोन बढ़ेगा, अगर हमारा इंसुलिन हार्मोन बढ़ेगा तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा वो घटती है। अगर हमारी जो
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन हार्मोन कम रहता है, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत लगे रहते हैं। और मैं आपको इनकी संबंधित रोग भी बता देता हूं कि जो अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें मधुमेह नाम का एक रोग हो जाता है। जैसे कि इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब एक क्वेश्चन हमें दो तरीके से पूछना है, जैसे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है और मधुमेह की यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी तभी तो इंसुलिन हार्मोन कम होगा। तो दोनों की जो वजह होती है वो एक ही होती है। तो इससे होगा, इससे मधुमेह रोग होता है, मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह और धीमी मौत के नाम से भी जानते हैं उसे। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह इंसुलिन की अधिकता, जो इंसुलिन की अधिकता या फिर एक तरह से कह सकते हो रक्त में ग्लूकोज की कमी से भी एक रोग होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया नाम का एक रोग होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको अग्नाशय और अमाशय कंप्लीट करा दिया। अगर ये जो मैंने आपको बताया था धीमी मौत यानी कि मधुमेह, ये कई प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। कई प्रकार के होते हैं। तो हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कहीं पर डाउट रह गया हो या फिर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो तो वो आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।